किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आइए पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। 15 मई तक मानसून आ जाने की उम्मीद। लखनऊ में पैक किए गए आम का होगा यूरोपीय देशों को निर्यात। भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर करेंगे गन्ने पर शोध। केले की खेती करके करोड़ों रुपए की कमाई। अंडे से बना सकते हैं पनीर। किसानों के लिए अब भी गन्ना समिति का सदस्य बनने का अवसर। बकरी पालन के लिए सहायता राशि में 3 गुना वृद्धि। किसानों के घर जाकर गेहूं खरीदने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रायद्वीपों की गर्म हवाएं हिंद महासागर के ऊपर पहुंचकर संघनन करने लगी हैं, अतः इसी पखवाड़े यानी 15 मई तक मानसून आ जाने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अप्रैल माह में पड़ी अत्यधिक गर्मी के कारण मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियों का सृजन हुआ है। तेज गर्मी और पछुआ हवाओं के विक्षोभ सृजन से ही संघनन, बादल और वर्षा की स्थिति बनती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जब समुद्र और प्रायद्वीपों के तापमान में काफी अंतर होता है तभी मानसून का सृजन होता है। मौसम वैज्ञानिकों का तर्क है कि वर्ष 2013 में भी अत्यधिक गर्मी के कारण मानसून के लिए अनुकूल स्थितियां बनी थी और सामान्य से 7% अधिक वर्षा हुई थी। उस वर्ष भी तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस तक गया था, तो इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक और देश के कुछ भागों में 47 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुंच चुका है। कीटनाशकों के इस्तेमाल के कारण अब तक यूरोपीय देशों में प्रतिबंधित भारतीय आम अब इन देशों की रौनक बन सकते हैं, क्योंकि हैदराबादी आम की एक प्रजाति को यूरोपीय देशों ने आयात की अनुमति प्रदान कर दी है। और खास बात यह है कि इस आम की पैकिंग करेगा मलिहाबाद लखनऊ स्थित मैंगो पैक हाउस। यूरोपीय देशों में भारतीय आम के आयात की खबर से दशहरी आमों के बागवान भी काफी उत्साहित हैं और उन्हें उम्मीद है कि अब शायद देर सबेर दशहरी को भी यूरोपीय बाजारों में अपना जलवा दिखाने का अवसर मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय शुगर मार्केट में भारत का दबदबा है और इसे अब विदेशी तकनीकी का भी सहयोग मिलने जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय वैज्ञानिक मिलकर अब गन्ने की ऐसी प्रजातियों के विकास पर काम करेंगे जो सूखा सहिष्णु, अधिक उत्पादकता तथा अधिक चीनी का परता देने वाली हों। खास बात यह है कि गन्ने पर इस शोध एवं विकास का केंद्र होगा भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर। किसान भाइयों, अगर इंसान ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। जी हां, महाराष्ट्र के 2 किसानों ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जो कि केले की खेती करके करोड़पति बन गए। मगर इन किसानों ने समय एवं जरूरत के मुताबिक कृषि तकनीक में परिवर्तन किया और आज केवल केले की खेती करके सालाना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव जिले को भारत में केलों की राजधानी माना जाता है और यहाँ के 2 केला उत्पादक किसान हैं। चूंकि यहाँ पर केले की खेती बहुलता से होती है, मगर लोग पारंपरिक तरीके से खेती कर रहे थे, किंतु इन दोनों किसानों ने केले की नई प्रजाति ग्रेनेट 9 लगाना शुरू किया, जो हर साल फल देती है। इसके मुख्य तने में फल के अलावा 2 बार और फल आते हैं। इसे पेड़ी फसल कहते हैं। और दूसरा बदलाव था टिश्यू कल्चर केलों की प्रजाति को अपनाना। कृषि से जुड़ी एक कंपनी ने इन्हें केले के टिश्यू कल्चर पौध अपनाने की सलाह दी। लुधियाना के गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने 1 साल के शोध में अंडे से 3 तरह का पनीर तैयार करने का तरीका इजाद किया है। 3 तरह से अंडे से बने पनीर के बारे में संस्थान के विभागाध्यक्ष ने बताया कि पहली तरह का पनीर अंडे के पीले हिस्से जिसे याक कहते हैं, दूसरा अंडे के सफेद हिस्से जिसे एल्बुमिन कहते हैं और तीसरा सफेद और पीले हिस्से को मिलाकर बनाया गया है। पनीर में पोषक तत्वों के बारे में उनका कहना है, इस पनीर में प्रोटीन 22 से 23%, आयरन, विटामिन बी, कोलिन सहित कई तरह के पोषक तत्व शामिल हैं। अंडे के सफेद हिस्से से बना पनीर फैट फ्री है ताकि मोटे लोग जो पनीर नहीं खाते हैं वो भी इसको खा सकेंगे। मधुमेह रोगियों के लिए यह पनीर काफी लाभदायक साबित होगा क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। उनका यह भी कहना है कि जिन अंडों से चूजे नहीं निकलते उन अंडों का प्रयोग पनीर बनाने में किया जा सकता है और यह पनीर शाकाहारी श्रेणी में ही आएगा। उत्तर प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त ने कहा है कि जो कृषक अभी तक गन्ना समितियों के सदस्य नहीं हैं, वह यदि 15 सितंबर 2016 तक गन्ना समितियों के सदस्य बन जाते हैं तो उन्हें गन्ना आपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी।
इसी क्रम में ऐसे किसान जिनकी उत्पादकता औसत उपज से अधिक है, वह भी उपज बढ़ोतरी संबंधी आवेदन पत्र 30 सितंबर 2016 तक निर्धारित शुल्क के साथ जमा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संचालित बकरी पालन योजना की आर्थिक सहायता राशि रुपए 27,500 से बढ़ाकर अब रुपए 84,000 कर दिया है। यह सहायता राशि 12 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को प्रदान की जाती है। निगम ने अपनी LHSF योजना की सहायता राशि भी बढ़ाकर अब रुपए 45,000 कर दिया है। ज्ञातव्य है कि यह सहायता राशि अनुदान के रूप में होती है। यह जानकारी निगम मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यशाला में दी गई। कार्यशाला में निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा कई जनपदों से आए संबद्ध अधिकारियों, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों एवं लाभार्थियों ने प्रतिभाग किया। गेहूं खरीद को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त अजय सिंह चौहान ने इस कार्य से जुड़े कार्मिकों को निर्देश दिया है कि वे मोबाइल क्रय केंद्रों के जरिए किसानों के घर पहुंचकर गेहूं की खरीद करें। इस बीच गेहूं खरीद में लापरवाही बरतने के आरोप में उन्होंने अमरोहा के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, बरेली के विपणन निरीक्षक और गोसाईगंज लखनऊ के विपणन निरीक्षक को निलंबित कर दिया। विगत दिनों गेहूं की खरीद की समीक्षा करते हुए उन्होंने इस कार्य में लापरवाह पाए गए कार्मिकों को कड़ी फटकार लगाई तथा कई लोगों को चेतावनी और प्रतिकूल प्रविष्टि भी दिया। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में 45 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद के लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 3 लाख मीट्रिक टन से कम ही गेहूं की खरीद हो पाई है। और आइए अब नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद 1,535 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 1,527 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 1,525 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ 1,525 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद 2,130 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 2,550 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 2,175 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ 2,200 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आलू का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद 1,120 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 550 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 875 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ 1,025 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद 1,000 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 920 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 1,025 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ 1,100 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में केले का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद 2,300 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 920 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 1,875 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में सेब का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 5,100 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 7,100 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में पपीता का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद 1,950 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 700 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 1,475 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ 1,750 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में अरहर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद 12,800 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 10,870 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 12,850 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ 12,700 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में उर्द का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। फैजाबाद 12,000 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 11,120 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 9,850 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ 11,100 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी,
किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, हमारे किसान भाई दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं। जब कठिन परिश्रम करते हैं तो ये चाहते हैं कि अच्छी फसल हो और उसका अच्छा मूल्य प्राप्त हो। और जब भैया अच्छे मूल्य की बात करते हैं तो बात आती है नगदी फसलों की, और नगदी फसलों में भी गन्ना सबसे प्रमुख है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं ग्रीष्मकालीन गन्ना उत्पादन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार साह जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, हमारे जो किसान भाई गन्ना बोना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग है पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी, और वहां पर ज्यादातर किसान गेहूं काटने के बाद जब खेत खाली होता है तभी गन्ने की बुआई करते हैं जी। तो वहां की अगर बात करें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन गन्ना वो लोग बोते हैं। गेहूं का खेत इस समय या तो कुछ खाली हो गए या कुछ किसानों का गेहूं खेत अब खाली होने वाला है जी। अब वो गन्ना भी लेंगे, अब वो गेहूं छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो उनके लिए तो ये जरूरी है कि वो गन्ना बोएंगे। अब हम वैज्ञानिकों का यह फर्ज बनता है कि उनके लिए नए नए तरीके बताएं, कुछ ऐसे तरीके बताएं जो ग्रीष्मकालीन में भी बोकर अच्छा फसल उपजा पाएं जी। तो यहां पर मैं किसान भाइयों से 2-3 बातें जो खासकर इस समय गन्ना बोना चाहते हैं उनके लिए मैं जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहले बोने का तरीका विशेष रूप से ध्यान में रखें। तो क्या तरीका होना चाहिए डॉक्टर साहब? सामान्य रूप से जो आप बोते हैं, जिसको कहते हैं समतल विधि या कूड़ विधि, इस समय जो गन्ना बोएं वो नाली में बोएं। जनरली आप जो गन्ना बोने के लिए खेत में खोलते हो कूड़, वो वी शेप का होता है जी। इस समय बोएं। अगर ये गर्मी के मार से और तापमान के मार से आपको बचाना है टुकड़ों को, तो नाली विधि से, नाली माना यू आकार का, अच्छा, यू से जगह यू आकार का नाली खोलें जी, और लगभग थोड़ा सा गहरी नाली खोलें। गहरी नाली में 2 पंक्तियों में गन्ने की बुआई करें। इसको बोलते हैं गहरी नाले में गन्ने की 2 पंक्तियों में बुआई। और ये विधि करें तो ये जो अधिक तापमान के कारण जो मिट्टी से नमी का ह्रास होता है और उस कारण जो टुकड़े में आंखें सूख जाती है, जमाव नहीं होता है, तो उससे काफी हद तक बचा जा सकता है।
कारण इसका दो है। एक तो आपने गहरी नाली में बोया, और नाली में जब मिट्टी कवर कर देते हैं तो जो मिट्टी से तापमान का जो ह्रास हो रहा है वो रुकेगा काफी हद तक। अब वो रुकेगा तो आप टुकड़े में नमी को एक उचित लेवल पर आप बनाए रखेंगे, तो गन्ने का जमाव जो है वो ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। तो नाली विधि इस समय सबसे उत्तम है। दूसरी बात, दो पंक्तियों की बीच की दूरी, थोड़ा सा यहां पर आपको दो पंक्तियों की बीच की दूरी को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अच्छा, कम करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि इस समय कितना भी कुछ हो, मोर्टेलिटी होता है जी। तो बाद में आपके गन्ने में, पूरे खेत में गन्ने का पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या को उचित लेवल पर बनाए रखने के लिए ज्यादा आपको प्लांटलेट चाहिए, ज्यादा गन्ना पौध चाहिए जमाव के बाद। तो उसके लिए जब नाली के बीच की दूरी कम करेंगे तभी तो आपको प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगा। सामान्य रूप में आप 3 फीट में बोते हैं, तो इस समय अगर नाली विधि में बो रहे हैं तो 2.5 फीट, अगर इसके बावजूद किसान सामान्य विधि से बो रहे हैं तो 2 फीट। 2 फीट के ज्यादा दूरी पर सामान्य विधि से गन्ना इस समय ना बोएं। अच्छा, तो विधि तो ये अपनाएं। और डॉक्टर साहब, उर्वरक का प्रबंधन किस तरह से करें? देखिए, उर्वरक तो इस समय जो है आप लगभग 100 किलो यूरिया, 130 किलो डीएपी और 100 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास जो आपने नाली खोला उसमें गन्ना टुकड़ा रखने के पहले ही इन तीनों उर्वरक को मिलाकर उसमें डाल दें। अच्छा, मिलाकर मिला के उसमें डालना है, डाल दें। उसके बाद ही आप टुकड़ा रखें। इस समय जो भी गन्ना टुकड़ा आप किसानों ने सेलेक्ट किया बोने के लिए, उस टुकड़े को काटने के बाद उसको कुछ घंटे के लिए पानी में भिगो जरूर दें। जैसे आपको कल सुबह बोना है, आज शाम को आपने टुकड़ा बना लिया, तो किसी ड्रम में, किसी हौद में पानी भर के उस टुकड़े को भर दें। मतलब वो पानी में भिगो जरूर दें 8 घंटे 10 घंटे के लिए। इससे में जो तापमान है इसमें 38 डिग्री 40 डिग्री जा रहा है। टुकड़ा जैसे एक्सपोजर होता है उससे नमी का ह्रास होता है, तो आपने उसमें नमी का बफर बना दिया, तो जो नुकसान के कारण उसमें नमी का स्ट्रेस होता उसको आप नहीं होने देंगे। ये बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसी विशेष प्रजातियां भी हैं जिनका हमारे किसान भाई चयन करें तो जो ये विलंब हो गया है या फिर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके? बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में खासकर ग्रीष्मकालीन गन्ना बुआई के लिए 3-4 ऐसी प्रजातियां हैं जो इसके लिए सजेस्ट किया गया है देर से बुआई के लिए। उसमें कोसा 88-223 है, 95-255 है, 95-222 है, 94-257 है, उसके बाद आपका यूपी 39। अच्छा। ये जो प्रजातियां हैं ये काफी हद तक सक्षम है कि आपको ज्यादा गर्मी में भी और ग्रीष्मकालीन बुआई में भी अच्छे जमाव आपको दें। डॉक्टर साहब, जैसे आपने उर्वरक की बात की और सिंचाई भी एक महत्वपूर्ण बात। बिल्कुल तो बिल्कुल। सिंचाई हमारे किसान भाई किस तरह से करें? देखिए, किसी भी फसल के जमाव के लिए 2-3 बातें मुख्य हैं। बीज, नमी, सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी तो खैर इसमें बात करनी जरूरत ही नहीं, पूरा तीव्र सूर्य की रोशनी मिल रहा है। बात आता है कि रोशनी मिल रहा है, उससे नमी का ह्रास हो रहा है। इसका मतलब हमको मिट्टी में और टुकड़े में नमी की मात्रा को बराबर बनाए रखना है। तो इस समय किसान आप बो दिए और किसान खुद जान जाता है, कोई इतना खुद में अपने आप वैज्ञानिक है। अगर मिट्टी में थोड़ा सा भी लगता है कि नमी की कमी है तो बोने के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई करें सर्वप्रथम। दूसरा बात है, आप इस समय आप करीब करीब 15 दिन के अंतराल में एक हल्की सिंचाई आप जरूर देते रहें। अच्छा, 15 दिन के अंतराल पर एक हल्की सिंचाई देते रहें ताकि आपका जो गन्ने के जमाव में नमी कमी के कारण कोई अवरोध नहीं आए। ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक सुझाव मैं किसान भाई को मैं जरूर देना चाहूंगा। मैं अक्सर देखता हूं, जब गांव जाता हूं, किसान भाई खेत में पानी चला के छोड़ देते हैं और भर जाता है। अच्छा, नमी देने का मतलब नहीं फ्लडिंग ना करें, सिंचाई उतनी करें जो मिट्टी भीग जाए, मिट्टी के ऊपर खेत में ऊपर पानी खड़ा ना हो, मतलब जल भराव ना हो, संतुलित मात्रा में दें, क्योंकि जल की कमी अभी होना शुरू हो गया, भविष्य में बहुत ज्यादा संकट होने वाला है। तो इस बात पर सभी किसान भाइयों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी फसल रोग मुक्त रहे, कीटाणु मुक्त रहे, क्या इस समय कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हम ध्यान दें तो हमारी अच्छी फसल हो सकती है? देखिए, बुआई के समय ही आपको 2-3 सावधानियां जरूर लेनी है। जो टुकड़ा आप बोने के लिए ले जा रहे हैं, भिगोने के बाद जो बोएंगे
उसको बोने से पहले एक दवाई आती है बावस्टीन जी। बावस्टीन 200 ग्राम पाउडर को आप 100 लीटर पानी में घोल बनाने, जिसमें 0.2% घोल, उसमें घोल बनाकर इसको 15 से 20 मिनट तक डुबो के रखें, तब बोएं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने ग्रीष्मकालीन गन्ने के उत्पादन की बात बताई। अगर हमारे जो किसान भाई हैं जो पहले से बुआई कर चुके हैं शरदकालीन, बसंतकालीन, तो इस समय उन्हें किस तरह के कार्य करने हैं? देखिए, इस समय तो सबसे पहला पोषक तत्व, पोषक प्रबंधन बहुत आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए फरवरी मार्च में इन्होंने बोया, जो फिर अक्टूबर में बोया जी, अब उनका गन्ना जमाव तो पूरा हो गया है, अब उसमें किल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे, तो उनको इसमें यूरिया बहुत जरूरी है, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ है। तो यूरिया का एक इस समय टॉप ड्रेसिंग जिसको बोलते हैं, एक टॉप ड्रेसिंग दे दें। बस यूरिया डालने के समय एक सावधानी आपको जरूर बरतनी है कि आपकी मिट्टी में नमी बिल्कुल बनी रहे। अच्छा, नमी बनी रहे। अगर नमी नहीं है तो तुरंत एक हल्की सिंचाई करें, और उसके सिंचाई करने से 1 से 2 दिन बाद आप यूरिया डालें, तभी यूरिया का पूरा भरपूर उपयोग होगा। मतलब यूरिया तभी डालें जब आपके खेत में नमी हो, नहीं तो अदरवाइज यूरिया जो वॉलेटाइल है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, उसका वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो फसल को तो मिलेगा नहीं। नमी होगा तो उसमें घुल के जड़ से जाएगा, जड़ से फिर पौधों में आएगा, फिर टहनियां बनेगी, पत्तियां बनेगी, इसलिए नमी आवश्यक है। एक तो ये उर्वरक का। दूसरा बात करें सिंचाई। सिंचाई बिल्कुल इस समय आप निरंतर करते रहें, मिट्टी में किसी प्रकार भी नमी की कमी ना हो। और दूसरा सिंचाई जल बचत जी। उसके लिए 2 नालियों के बीच में एक छोटी नाली बनाएं, इरिगेशन चैनल जिसको बोलते हैं, और उसी चैनल के माध्यम से आप पानी दें। फिर आगे वाला 2 पंक्तियों के बीच वाला जगह छोड़ दें, मतलब अल्टरनेट 2 पंक्तियों के अल्टरनेट में आप एक नाली बना के आप सिंचाई करें, फ्लडिंग बिल्कुल ना करें। तो ये तो पोषक और सिंचाई का प्रबंधन जो फसल खड़ी है उसके लिए बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम फसल सुरक्षा की बात करें तो जो हमारी खड़ी फसल है उसमें किन बातों पर ध्यान देना है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि यही समय होता है जो कीट और रोगों से ज्यादा नुकसान होना कि गन्ने की फसल को शुरू हो जाता है। तो इसमें कीट जो मुख्य रूप से इस समय किसानों के खेत में आ सकते हैं वो है एक प्ररोवेदक, अच्छा सूट बोरर, हाँ सूट बोरर बोलते हैं, एक टॉप बोरर है। ये बड़ा माने सामान्य रूप से करीब सब जगह लगता है। सबसे पहले किसान भाई पहचाने कि ये कीट है, लगा कि नहीं लगा। तो प्ररोवेदक में जो होता है उसका पहचानने का तरीका, सबसे पहला जो मध्य सिरा पीका जिसको बोलते हैं वो सूखता है। अगर उसको खींच लेंगे तो आसानी से निकल आएगा और उसमें बदबू आएगी, और नीचे उसमें गिडार लार्वा जिसको बोलते पड़ा रहता है, और उसमें करीब 4 या 5 बैगनी रंग की धारियां होती है। अच्छा, ये है। प्लस पत्तियों में खरोच जैसी निशान होती है। अगर इस तरह का लक्षण दिखाई पड़े तो समझिए आप प्ररोवेदक कीट तो है। क्या करना है डॉक्टर साहब इसके बचाव के लिए? इसके बचाव के लिए क्लोरेंट्रानिलिप्रोल आता है दवाई, जिसको आजकल किसान लोग कोराजिन के नाम से प्रचलित है, बहुत ज्यादा यूज भी कर रहे हैं। उसका 325 मिलीलीटर 1500-1600 लीटर पानी में घोल बनाकर पत्तियों में या गोफ में छिड़काव करें तो उससे काफी हद तक बचाव मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से हम ग्रीष्मकालीन गन्ने का उत्पादन ले सकते हैं, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।